जय महाकाल दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। आज हम बात करेंगे एसएससी सीएचएसएल 2024 के रीजनिंग एनालिसिस के बारे में। जो पेपर हमारा 8 जुलाई 2024 को सुबह पौने 12 बजे से लेकर पौने 1 बजे तक, यानी कि 11:45 से 12:45 PM तक हमारा दूसरी शिफ्ट में पेपर हुआ था। 8 तारीख की हम दूसरी शिफ्ट के बारे में आज हम बात करेंगे और ये वीडियो हमारा 22वां वीडियो है। इससे पहले हमारे कुल 11 वीडियो और आ चुके हैं एसएससी सीएचएसएल रीजनिंग एनालिसिस के। अगर आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो आप एक बार उन वीडियो को अवश्य देखें, क्योंकि एसएससी में जितने भी प्रश्न आ रहे हैं ना सीएचएसएल के, जिनमें आपको परेशानी हो सकती है। अब होता क्या है कि जैसे उसने इस साल पूछ लिए हैं वैसे ही अब वो एमटीएस में पूछेगा, जो आने वाला एमटीएस है उसमें, और फिर अगला जो सीएचएसएल होगा हमारा 2025 का, उसमें भी बिल्कुल ऐसे के ऐसे सवाल बचते हैं। अगर आप इन वीडियो को या इन प्रश्नों को एक बार देख लेते हैं ना तो आपको बड़े अच्छे से समझ में आ जाएगा और पेपर में आपको बिल्कुल भी कहीं से कहीं तक कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। इसीलिए आप वीडियो को अवश्य देखें और पूरा इसका सॉल्यूशन देखें, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं पहले प्रश्न की तरफ। आज का हमारा पहला प्रश्न है, उस विकल्प आकृति का चयन करें जिसमें दी गई आकृति इसके भाग के रूप में अंतर्निहित है। और वो कह रहा है ब्रैकेट में घुमाने की अनुमति नहीं है। मतलब कि वो कह रहा है कि हमारे पास ये जो प्रश्न में आकृति दी है ना, इस तरीके की आकृति है जो वो हमें इन 4 ऑप्शनों में देखनी है। इन 4 ऑप्शनों में से किस ऑप्शन में हमारी ये आकृति है, और इसकी कंडीशन ये रहती है कि इस आकृति को घुमाया नहीं जा सकता। जैसी ये प्रश्न में आकृति पूछ रहा है वैसी ही ये आकृति हमें इन 4 ऑप्शनों में से देखनी है किस ऑप्शन में है। और इस आकृति का क्या होता है, वो इन 4 ऑप्शनों में से किसी एक ऑप्शन में होती है, लेकिन ये आकृति छुपी हुई आकृति होती है। बस हमें उस छुपी हुई आकृति को पहचानना होता है। तो यहाँ हम देखेंगे हमारा जो ऑप्शन नंबर 4 है, ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि ये जो प्रश्न आकृति है ना वो इस तरीके से बनी है, ठीक है। यहाँ बिल्कुल समझने वाली बात है, बिल्कुल इस तरीके से आपको देखना है कि प्रश्न आकृति हमारी किस में है। तो प्रश्न आकृति हमारी ऑप्शन नंबर 4 में बिल्कुल ठीक मिल रही है, तो हम कह देंगे कि ऑप्शन नंबर 4 हमारा बिल्कुल सही है। और अगर आप बाकी के ऑप्शन देखेंगे तो उसमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई मिस्टेक है। बस जरा सा 19-20 का अंतर भी आपका पूरा का पूरा सवाल गलत करवा सकता है। इसीलिए आप बड़े ध्यान से देखेंगे इस सवाल को, क्योंकि छुपी हुई आकृति हमें पहचाननी होती है। अब बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारे पास, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। हमारे पास एक आकृति दी है, इस आकृति में हमें बताना है कुल त्रिभुजों की संख्या कितनी है। तो कुल त्रिभुजों की संख्या निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसमें नंबर डालेंगे। नंबर डालने से हमें एक आकृति वाले त्रिभुजों की संख्या पता चल जाएगी। एक आकृति वाले कुल त्रिभुज हमारे पास कितने हैं। तो एक आकृति वाला त्रिभुज है, नंबर डालेंगे हम पहला, फिर है हमारे पास 2, फिर है 3, फिर 4, 5, 6, 7, 7, 8 और 9, ठीक है। तो एक आकृति वाले कुल त्रिभुज हमारे पास कितने आ गए, तो एक आकृति वाले कुल त्रिभुज आ गए हमारे पास 9। अब हम देखेंगे 2 आकृति वाले। तो 2 आकृति वाला त्रिभुज हमारा कौन कौन सा होगा, तो यहाँ हम लिखेंगे 2 आकृति वाले। तो 2 आकृति वाले त्रिभुज देखने के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले तो आपके पास 1 और 9 इस तरीके से बन जाएगा एक। तो पहला त्रिभुज है आपका 2 आकृति वाले 1 और 9। इसके बाद आपका अगला त्रिभुज बनेगा 4 और 5 इस तरीके से, 4 और 5। दूसरा त्रिभुज आपका कौन सा हो गया 2 आकृति में, 4 और 5। इसके बाद जब हम देखेंगे तो 2 आकृति वाले त्रिभुज और कोई नहीं बन रही है। तो अब हम बढ़ेंगे 3 आकृति वाले त्रिभुजों पर। तो 3 आकृति वाले त्रिभुज देखेंगे हम कितने हैं। तो 3 आकृति वाला सबसे पहला त्रिभुज है हमारे पास 1, 2 और 9 इस तरीके से। तो पहला त्रिभुज आ गया हमारे पास 1, 2 और 9, ठीक है। अब इसके बाद अगला त्रिभुज देखेंगे। अगला त्रिभुज है हमारे पास 1, 8 और 9 इस तरीके से, ठीक है। अगला त्रिभुज है हमारे पास 3 आकृति में 1, 8 और 9, ठीक है। अब इसके बाद हम देखेंगे 3 आकृति में नहीं बन रहा, तो अब हम देखेंगे 4 आकृति वाला त्रिभुज। 4 आकृति वाला त्रिभुज हमारा कौन कौन सा है, तो 4 आकृति वाला त्रिभुज हमारा एक बड़ा त्रिभुज है 3, 6, 7 और 8, यहाँ से लेकर यहाँ तक इस तरीके से हमारा बन जाएगा 3, 6, 7 और 8, एक बड़ा वाला त्रिभुज हो जाएगा। तो अब हम देखेंगे कुल त्रिभुज हमारे पास कितने हो गए। 9 त्रिभुज ए वाले हो गए, 10, 11, 12, 13 और 14।
कुल त्रिभुजों की संख्या आ गई हमारे पास 14, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 हमारा बिल्कुल सही होगा। इस सवाल में हमें एक एक त्रिभुजों की संख्या बड़ी सावधानी से निकालनी होती है, क्योंकि अगर जरा सी भी हमारी नज़र चूकी तो या तो अगर एक ज़्यादा होगा आपका या फिर एक कम होगा, तो वो आपको ऑप्शन में मिल जाता है, तो आप फिर गलत कर बैठेंगे। ठीक है, अब बढ़ेंगे हम अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। हमारे पास एक श्रृंखला दी है, श्रृंखला हमारे पास क्या है, 106, फिर 106, फिर है 108, फिर है हमारे पास 36, फिर है हमारे पास 40 और फिर है हमारे पास 8। उसके बाद है प्रश्नवाचक चिन्ह। अब इसमें हमें देखना है प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। यहाँ हमें प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर ज्ञात करना है, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो बहुत ही सरल सवाल है। इस सवाल को आप लोग क्या करेंगे, इस सवाल आप लोगों के लिए होमवर्क है और इस सवाल का आप हमें उत्तर कमेंट बॉक्स में बताएंगे। कमेंट बॉक्स में आप हमें बताएंगे प्रश्न नंबर 3 का उत्तर कौन सा ऑप्शन होगा। ठीक है, तो अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारे पास, यदि प्लस और इनटू को आपस में बदल दिया जाए तथा माइनस और डिवाइड को आपस में बदल दिया जाए तो निम्न समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। समीकरण है हमारे पास 55, उसके बाद है इनटू को हमें बदलना है प्लस से, प्लस करेंगे हम 84 का, 84 के बाद है माइनस की जगह हम बदलेंगे डिवाइड से, डिवाइड के बाद करेंगे हम 12 के बाद है प्लस को हमें बदलना है गुणा से, गुणा कर देंगे हम कितने का, 9 का। ठीक है, 9 के बाद फिर भाग हैगा, भाग को हमें बदलना है माइनस से, माइनस कर देंगे यहाँ हम 26 का। अब इसको हम हल करेंगे तो हमारा हो जाएगा 55। ठीक है, कितना हो गया 55 के बाद प्लस करेंगे। जब भाग और गुणा आपको जब एक साथ मिले तो सबसे पहले आप करेंगे भाग इसका हो जाएगा 84 में 12 का भाग लगाएंगे तो आएगा 7, इंटू करेंगे हम 9 का और माइनस कर देंगे हम 26। ठीक है, तो ये हमारा 55 प्लस करेंगे 7 और 9 का जब इंटू करेंगे तो हमें मिल जाएगा 63 और माइनस का हो जाएगा हमारा 26। ठीक है, अब क्या करेंगे, जब 55 और 63 को जब हम ऐड करेंगे तो हमें मिल जाएगा 118। ठीक है, 118 कितना मिलेगा, 118 माइनस करेंगे इसमें 26। तो जब इसमें 26 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा 92। कितना आ जाएगा, 92, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। इस तरीके से बेहद ही सरल सवाल है ये, केवल आपको चिन्ह बदलना है, इसमें और कुछ नहीं करना है। और ध्यान रखने वाली बात इसमें ये होती है कि अगर आपको इनटू और डिवाइड दोनों एक ही संख्या के बीच मिल रहे हैं तो आप सबसे पहले डिवाइड करेंगे, उसके बाद इनटू करेंगे। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारे पास, दी गई आकृति के उस सही दर्पण प्रतिबिंब को चुनिए जो नीचे दर्शाए गए अनुसार दर्पण को mn पर रखने पर बनेगा। mn हमारे पास एक दर्पण है, इसमें क्या होता है, कुछ नहीं है सवाल में, लेफ्ट वाला पोर्शन अपना राइट में आ जाता है और राइट वाला हमारा चला जाएगा लेफ्ट में। सबसे पहले हमारी शुरुआत होगी 5 से, यहाँ हमारी S से हो रही है, चूँकि mn दर्पण पे रखा हुआ है तो सबसे पहले आएगा हमारे पास 5। और 5 हम देखेंगे हमारे पास एक तो ऑप्शन नंबर 2 में और एक ऑप्शन नंबर 4 में बिल्कुल सही कंडीशन पर दिया है, तो इस ऑप्शन को हम गलत कर देंगे क्योंकि सही दिया है लेकिन हमें दर्पण चाहिए। तो दर्पण हमारा पहले और तीसरे ऑप्शन में है, तो फिर हम दोनों ऑप्शनों को हटा देंगे। उसके बाद आएगा हमारा भी बिल्कुल अपनी सेम पोजीशन पर रहेगा, लेकिन यहाँ हमारा भी ए हो गया है तो इसको भी हम हटा देंगे। तो जब 3 हट गए तो फिर हमारा केवल और केवल एक ऑप्शन बचा, वो है हमारा ऑप्शन तीसरा, तो फिर हम ऑप्शन नंबर 3 को सही कर देंगे। ठीक है, आप अगर इस तरीके से देखेंगे तो आपका सवाल कभी भी गलत नहीं होगा। अब हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारे पास, 4 अक्षर समूह दिए हैं जिनमें से 3 किसी न किसी रूप से एक समान है और उनमें से एक असंगत है। उस असंगत अक्षर समूह का चयन कीजिए। यानी कि ये जो 4 ऑप्शन दिए हैं ना, इन 4 ऑप्शनों के जो अक्षर हैं ना वो किसी ना किसी प्रकार से एक दूसरे से समान हैं। तो आपको इसमें ये देखना रहता है कि जो असमान ऑप्शन है, मतलब जिसका नियम अन्य 3 ऑप्शनों से नहीं मिल रहा है, तो वही फिर हमारा यहाँ पर सही हो जाता है। इसके लिए हमें क्या करना होता है, सबसे पहले ये जो हमारे पास अक्षर दिए हैं ना, इन अक्षरों के हम वर्णमाला के अनुसार क्रम लिखेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे एफ का क्रम होता है हमारा 6, उसके बाद है यू का क्रम होता है हमारे पास 21, कितना होगा 21। फिर है एच का क्रम होता है 8, कितना 8। फिर है एस का क्रम होता है 19। ठीक है,
इसके बाद दूसरा ऑप्शन है ए का क्रम हो गया 1, फिर है हमारे पास जेड का क्रम हो गया हमारे पास 26 के बाद है सी का क्रम 3 के बाद एक्स का क्रम हो गया हमारे पास 24, ठीक है। फिर तीसरे ऑप्शन का पहला अक्षर है वाई का क्रम होता है हमारा 25, सी का क्रम होता है हमारा 3, ए का क्रम 1, जेड का क्रम 26, फिर एम का क्रम होगा हमारा 14 के बाद यहाँ पर एम का क्रम होता है 13। एम का क्रम कितना होता है? एम का क्रम होता है यहाँ पर 13। एन का क्रम होगा 14, ओ का क्रम होगा 15, ठीक है, और एल का क्रम होगा 12। इस तरीके से इनके हम क्रम लिखेंगे, और क्रम में भी क्या है आपको याद होने चाहिए बिल्कुल, तब नहीं तो अगर एक भी क्रम आगे पीछे हो गया आपका पूरा सवाल गलत हो जाएगा। अब यहाँ हम देखेंगे 6 और 21 दोनों मिलकर हो रहे हैं 27। इसी प्रकार 9, 8 और 19 ये दोनों मिलकर भी हमारे कितने हो रहे हैं 27, यानी कि 27, ठीक है। 27 हमारा वर्णमाला में कब होता है? जब वर्णमाला विपरीत क्रम में हो और उसको सीधे क्रम में निकालना हो तो कुल अक्षरों का योग 27 होता है हमारा। इसी प्रकार 1 और 26 इसका भी योग कितना होता है? 27, ठीक है। फिर वैसे ही 3 और 24 इसका भी योग हमारा 27 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं 25 और 3 इनका योग हमारा हो रहा है 28, ठीक है। 1 और 26 इसका योग 27 हो गया हमारा। अब ये चौथे ऑप्शन में देखेंगे 13 और 14 इन दोनों का योग 27, 15 और 12 इन दोनों का योग 27। लेकिन ऑप्शन नंबर 3 में योग हो रहा है 28, तब हम कह देंगे ऑप्शन नंबर 3 अन्य ऑप्शनों से अलग है। इस तरीके से हमारा प्रश्न नंबर 6 का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारे पास, दी गई श्रृंखला को तार्किक रूप से पूरा करने के लिए निम्न में से कौन सा अक्षर समूह प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकता है? सबसे पहले हमारे पास दिया है आई, ठीक है। श्रृंखला लिख लेते हैं हम पहले। श्रृंखला है हमारे पास सबसे पहले दिया है हमें आई, फिर पी, फिर एक्स, और इनका क्रम होता है 9, 16 और 24। फिर है प्रश्नवाचक चिन्ह, उसके बाद हमारे पास दिया है ओ, टी और जेड, इनके क्रम होते हैं 15, 20 और 26। फिर आर, भी और ए, फिर है यू, एक्स और बी, इनके क्रम भी ऊपर लिखे हुए हैं। अब इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले पहला जो अक्षर होता है ना उसकी हम तुलना करेंगे। तो 9 है, 9 के बाद यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह है। अब यहाँ हमें पता नहीं है कितना होना चाहिए, तो उसके बाद हम देखेंगे अगला प्रश्नवाचक चिन्ह, ठीक है। प्रश्नवाचक चिन्ह से अगला जो हमारा अक्षर है ना उसके बीच संबंध देखेंगे। यहाँ भी हमें नहीं पता है क्योंकि प्रश्नवाचक का हमें क्रम नहीं पता है। फिर हम देखेंगे ओ और आर के बीच में हम कह सकते हैं प्लस का 3 ऐड हो रहा है, ठीक है, यानी कि +3 जुड़ रहा है। फिर हम देखेंगे 18 और 21, यहाँ भी हमारा अंतर आएगा प्लस का 3। जब इन दोनों में प्लस का 3 अंतर आ रहा है तो फिर हम कह सकते हैं कि यहाँ भी प्लस का 3 हो जाएगा और हमारा यहाँ भी प्लस का 3 हो जाएगा। जब दोनों जगह प्लस का 3 हो जाएगा तो 9 में हम जब 3 जोड़ेंगे तो हमें पहला अक्षर मिल जाएगा 12, और 12 पे हमारा होता है एल। कौन सा अक्षर होता है? एल। अब इसके बाद हम अगले अक्षर की तुलना करेंगे। अगला अक्षर है हमारे पास 16 के बाद यहाँ अगला जो अक्षर होगा वो हमें नहीं पता है, और इस अगले अक्षर से टी के बीच में जो अक्षर होगा वो हमें नहीं पता है। तो फिर हम देखेंगे टी और बी के बीच में अंतर कितने का है? 2 का, और भी और एक्स इसके बीच भी अंतर कितने का है? 2 का। तो हम फिर कहेंगे यहाँ अंतर 2 और यहाँ अंतर 2। जब यहाँ अंतर 2 हो गया तो 16 में जब हम 2 जोड़ेंगे तो हमें मिल जाएगा यहाँ पर 18। कितना मिलेगा? 18, और 18 पे हमारा होता है आर। क्या होगा? एल और आर। हम देख सकते हैं एल और आर हमें ऑप्शन नंबर 4 में केवल और केवल मिल रहा है, तब हम कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर 4 हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। देखो इस सवाल में क्या होता है, अगर आपको पहले अक्षर से ही ज्ञात हो गया कि पहले अक्षर जैसा और कोई ऑप्शन में नहीं है तो फिर हम उसको ही टिक कर देंगे। अगर पहले अक्षर के बाद अगर आपको नहीं मिलता है, आपको केवल शुरुआत के 2 अक्षर मिल जाते हैं और शुरुआत के 2 अक्षरों जैसे कोई भी अक्षर अन्य ऑप्शनों में नहीं है, तो फिर आप उस अक्षर को लगा देंगे, यानी कि आपके जो 2 मैच हो गए हैं उसको। तो इस तरीके से क्या होगा कि पेपर में आपका समय बच जाएगा और आप एक्स्ट्रा प्रश्नों पर अपना समय दे पाएंगे, ठीक है, और वो आपको आगे बढ़ने में आपकी मदद करेंगे बिल्कुल, क्योंकि पेपर में एक नंबर तो बहुत बड़ी बात हो गई, पॉइंट नंबर बहुत ज़्यादा कीमती होते हैं, ठीक है। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखना। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारे पास, उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें दी गई आकृति निहित है लेकिन घूर्णन की अनुमति नहीं है। जैसा हमने सवाल नंबर 1 किया था बिल्कुल वैसा ही सवाल है। इस सवाल में वो क्या कह रहा है, ए वाली जो आकृति है ना हमारे पास,
ये आकृति हमारे किस ऑप्शन में है, लेकिन सवाल को घुमाने की अनुमति नहीं है। तो ये आकृति हम देखेंगे, ये आकृति हमारी मिल रही है ऑप्शन नंबर 3 में। किसमें मिल रही है? ऑप्शन नंबर 3 में। ऑप्शन नंबर 3 में अब हम देखते हैं ऑप्शन नंबर 3 में कैसे मिल रही है। तो इस तरीके से हमारी ये बन रही है। दूसरी लाइन थोड़ी सी गलत हो गई है, दूसरी लाइन हमारी आएगी ऐसे, ठीक है। फिर इस तरीके से ऐसे चली जाएगी। इस तरीके से हमारी प्रश्न आकृति ऑप्शन नंबर 3 में मिल रही है। तो हम कह देंगे कि ऑप्शन नंबर 3 हमारा बिल्कुल सही है। वो थोड़ा सा क्या है, लाइनें मिसबैलेंस और डिसबैलेंस हो गई हैं, लेकिन प्रश्न की जो आकृति है ना वो हमारी ऑप्शन नंबर 3 से बिल्कुल मैच कर रही है। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारे पास, 3 कथनों के बाद 1-2 क्रमांकित निष्कर्ष दिए हैं। आपको इन कथनों को सत्य मानना होगा, चाहे वे सामान्यतः ज्ञात तथ्यों से अलग प्रतीत होते हों। आपको निश्चय करना है कि कौन सा या कौन से निष्कर्ष तार्किक रूप से दिए गए कथन या कथनों के अनुसार हैं, ठीक है। पहला कथन हमारा कह रहा है कुछ गुलाब फूल हैं। तो यहाँ हम देखेंगे कुछ गुलाब को बोलते हैं रोज, ठीक है। रोज का इतना इतना हिस्सा हमारा क्या हो जाएगा, फूल, यानी कि फ्लावर हो गए, ठीक है। कुछ गुलाब फूल हैं। अब इसके बाद दूसरा कथन कह रहा है सभी कलियां गुलाब हैं। सभी जो कलियां हैं ना, तो फिर कलियां हमारी आ जाएंगी इसके अंदर, और कली को बोलेंगे हम ब्रांचेस। क्या बोलेंगे हम? ब्रांचेस, कलियां। अब उसके बाद कह रहा है सभी लिली फूल हैं। तो सभी लिली हमारे किस में चले जाएंगे? फ्लावर में। तो ये वाला हिस्सा हमारा क्या हो जाएगा? लिली, और पूरा आपका पूरा लिली फ्लावर में चला जाएगा। अब निष्कर्ष हम देखेंगे तो निष्कर्ष क्या कह रहा है, कुछ कलियां लिली हैं। कलियां हमारी यहाँ हैं और लिली हमारी यहाँ है, तो इन दोनों का कोई भी संबंध नहीं है। तो पहला निष्कर्ष हमारा हो गया गलत, ठीक है। अब अगला निष्कर्ष हमारा सभी फूल कलियां हैं। फूल हमारा क्या कहाँ है? फूल हमारा यहाँ है, और कलियां हमारा कहाँ है? यहाँ है। तो सभी फूल भी कलियां हमारी नहीं हो रही हैं, तो फिर दूसरा निष्कर्ष भी हमारा गलत हो जाएगा। इस तरीके से हम कहेंगे ना तो निष्कर्ष 1 और ना ही निष्कर्ष 2 कथनों के अनुसार है, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारे पास, उस समुच्चय का चयन कीजिए जिसमें संख्याएं ठीक उसी प्रकार संबंधित हैं जिस प्रकार दिए गए समुच्चयों की संख्याएं संबंधित हैं। हमारे पास 2 समुच्चय दिए हैं। इन समुच्चयों में हमें क्या करना है? इन दोनों समुच्चयों में हमें संबंध देखना है, यानी कि इन दोनों समुच्चयों में जो संबंध होगा ना, वही संबंध हमारा ऑप्शन चारों में से किस ऑप्शन में लग रहा है। तो यहाँ हम देखेंगे सबसे पहले है 59, 246 और 23। उसके बाद है 68, 300 और 32। यहाँ अगर हम देखते हैं तो हमें क्या देखने को मिल रहा है? पहले वाले समुच्चय में 59 और 23 को हम करेंगे ऐड। कितने को? 59 और 23 को जब हम ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 82। कितना मिल जाएगा? 82। अब 82 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिल जाएगा 246। कितना? 246। यानी कि पहले और तीसरे को हम ऐड कर देंगे। तो 68 और 32 को जब हम ऐड करेंगे, 68 और 32 को जब हम ऐड करेंगे तो हमें मिल जाएगा कितना? 100। कितना मिलेगा? 100। और इसको हम 3 से गुणा कर देंगे, क्योंकि पहले वाले समुच्चय में अभी हमने 3 का किया है, तो नियम चेक करने के लिए दूसरे वाले समुच्चय में भी 3 का गुणा करेंगे। तो यहाँ हो जाएगा हमारे पास 300। कितना? 300। और 300 ही आ रहा है, यानी कि पहली और तीसरी संख्या का योग, और उसमें 3 का गुणा करना है हमें। तो हमारा ये नियम किस ऑप्शन में लग रहा है? ये नियम लग रहा है हमारा ऑप्शन नंबर 3 में, ठीक है। अगर आप 42 और 29 को जब ऐड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 71। कितना आ गया? 71। अब 71 में जब हम 3 का गुणा करेंगे तो हमें मिल जाएगा 213। कितना मिल गया? 213, जो कि ऑप्शन में कह रहा है। तो फिर हमारा ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारे पास, एक निश्चित तर्क का अनुसरण करते हुए 27 3 से संबंधित है। उसी तर्क का अनुसरण करते हुए 343 7 से संबंधित है। उसी तर्क का अनुसरण करते हुए 1331 किससे संबंधित है? तो यहाँ हम देखेंगे 3 का घन कितना होता है? 27। 7 का घन कितना होता है? 343। तो यहाँ कौन सी संख्या आएगी जिसका घन 1331 होगा? तो हमें पता है 11 का घन 1331 होता है। कितना? 11 का घन 1331 होता है। तो फिर हम ऑप्शन नंबर 1 को सही कर देंगे। इस सवाल को हल करने के लिए आपको क्या है, 1 से लेकर 20 तक कम से कम घन और वर्ग याद होने चाहिए, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारा, दी गई आकृति के
उस सही दर्पण प्रतिबिंब को चुनिए जो नीचे दर्शाए गए अनुसार दर्पण को MN पर रखने पर बनेगा। लेफ्ट वाला हिस्सा हमारा राइट में आएगा और राइट वाला हमारा लेफ्ट में आएगा। तो सबसे पहले क्या आएगा हमारे पास बाई आएगा, तो बाई चारों ऑप्शनों में आ रहा है। बाई के बाद आएगा जेड की पोजीशन बदल जाएगी। बाकी 3 ऑप्शनों में सही है, लेकिन ऑप्शन नंबर 3 में सही नहीं है, तो इसको हम हटा देंगे। फिर जेड के बाद आएगा हमारे पास आर भी हमारे तीनों ऑप्शनों में बिल्कुल सही दिया है, आर तक तो बिल्कुल सही है। आर के बाद आएगा पी, तो दोनों ऑप्शनों में पी दिया है, लेकिन यहाँ एच दिया है, तो इसको हम हटा देंगे। फिर हम देखेंगे पी के बाद आएगा एच हमारे पहले ऑप्शन में दिया है, दूसरे ऑप्शन में डब्ल्यू दिया है, तो इसको हम हटा देंगे। देखो जो सीरियल हमारा प्रश्न में होता है ना, वही सीरियल हमारा उत्तर में आता है, लेकिन उसका क्या होता है, बस दिशा बदल जाती है, बाकी अक्षर कभी नहीं बदलेंगे, अक्षरों के क्रम नहीं बदलेंगे। तो फिर हमारा ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अब हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारे पास, एक निश्चित कूट भाषा में फॉर्क FORK को 6851 लिखा जाता है और फ्रॉक FROG को 5981 लिखा जाता है। उसी कूट भाषा में के को कैसे लिखा जाएगा। यहाँ हम क्या देखेंगे, यहाँ हम देखेंगे पहले सबसे पहले कॉमन क्या है हमारे पास। कॉमन हमारे पास है एफ, तो एफ हमने दोनों साइड से कैंसिल कर दिया, ठीक है। एफ के बाद हम इधर अक्षर देखेंगे, तो अक्षर हम मान लेते हैं हमने 8 को कैंसिल कर दिया, क्योंकि 8 दोनों साइड कॉमन है। फिर हम देखेंगे ओ भी हमारे पास कॉमन है, तो ओ को भी कैंसिल कर देते हैं। ओ के लिए मान लेते हैं हम 5, तो 5 को हमने दोनों तरफ से हटा दिया। फिर है हमारे पास आर, तो आर को भी जब हम हटाएंगे ना, तो आर के बाद यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, ठीक है। अब पहले वाले में बचेगा के और इधर बचेगा 6, फिर बचेगा हमारे पास जी दूसरे वाले में और बचेगा 9। चूँकि आपके पास जो दोनों बचे हैं ना, वो केवल इन्हीं दोनों में से किसी एक अक्षर का कोड पूछेगा। बाकी जो 3 अक्षर कॉमन हटाए देना, उनका कोड कोई भी नहीं निकाल पाएगा। यहाँ तक कि जिसने पेपर बनाया है वो भी उन तीनों का कोड नहीं निकाल पाएगा। जब हमारे पास 2 अक्षर समूह दिए होंगे तब, ठीक है, तो वो आपसे उनका पूछेगा नहीं, आपसे केवल इन दोनों में से किसी एक का पूछेगा। वो आपसे पूछ रहा है के का, तो के लिए हो जाएगा 6, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारे पास, यदि ए का अर्थ है भाग, बी का अर्थ है गुणा, बी का अर्थ है गुणा, सी का अर्थ है प्लस, डी का अर्थ है माइनस, तो निम्न समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। समीकरण है हमारे पास 91, उसके बाद है बी का अर्थ है गुणा करेंगे हम 2 का, 2 के बाद है डी को बदलना है हमें माइनस से, माइनस करेंगे हम 22 यानी कि 22 का, 22 के बाद है ए को बदलेंगे हम भाग से, भाग करेंगे हम 11 का। भाग कितने का करना है हमें, भाग हमें करना है 11 का, भाग हम करेंगे यहाँ 11 का। उसके बाद है सी को बदलना है हमें प्लस से, तो प्लस कर देंगे हम 8 का। अब यहाँ सबसे पहले इन दोनों का जब भाग करेंगे तो हमारे पास 22 में 11 का भाग लगाने पर आएगा 2, ठीक है। और 91 और 2 का जब गुणा करेंगे तो हमारे पास आएगा 182। कितना आएगा 182, माइनस करेंगे 2 का और प्लस करेंगे 8 का, ठीक है। तो 182 और 8 हमारे पास हो गया 190। कितना हो गया 190। 190 में से जब हम 2 माइनस करेंगे तो हमें मिल जाएगा 188, यानी कि 188, ऑप्शन नंबर 2। इस तरीके से केवल हमें चिन्ह बदलना है और कुछ नहीं करना है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारे पास, यदि 11 नवंबर 2009 को बुधवार था तो 17 नवंबर 2013 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। चूँकि 11 नवंबर से 17 नवंबर आगे की डेट है, ठीक है, तो फिर हम उसी सेम ईयर में जाएंगे, सेम डे में और अगली ईयर में जाएंगे। तो हम 11 नवंबर, हमें चलना है 11 नवंबर 2009 से 11 नवंबर 2013 तक, ठीक है, 11 नवंबर 2013 तक। अब यहाँ हम देखेंगे 2009 से 2013 तक कुल वर्षों की संख्या हो गई 4। कितने वर्ष हो गए 4 वर्षों में 4 विषम दिन होंगे, तो टोटल विषम दिनों की संख्या आ गई 4। अब 9 से 13 के बीच में लीप ईयर आएगा हमारा 2012। कितना आएगा लीप ईयर 2012, तो लीप ईयर में 1 विषम दिन और ज़्यादा होता है, तो 2012 का 1 विषम दिन और आ गया, तो कुल विषम दिन हमारे पास हो गए 5। कितने हो गए 5। अब इस 5 को अभी ऐसा रखेंगे हम। अब हम चलेंगे 11 नवंबर से 17 नवंबर तक। अब हम जाएंगे 11 नवंबर से 17 नवंबर तक। तो 11 नवंबर से 17 नवंबर तक कुल दिनों की संख्या हो गई 6। कुल अतिरिक्त दिन कितने हैं 6। तो टोटल विषम दिन हमारे पास कितने हो गए 5 और 6, टोटल विषम दिन हो गए हमारे पास 11। अब इस 11 में विषम दिन निकालने के लिए 7 का करेंगे हम भाग। 7 का जब भाग हो जाएगा तो हमारे पास जो शेष बचेगा 4,
वो हमारा अंतिम विषम दिन होगा। इस अंतिम विषम दिन को हमें क्या करना है, इस बुधवार में जोड़ देना है जो हमें दिया है उसमें। तो बुधवार से जब हम 4 दिन आगे बढ़ेंगे, इस विषम दिन का मतलब होता है दिन, ठीक है, इतने दिन आगे बढ़ना है हमें। तो बुधवार से जब हम 4 दिन आगे बढ़ेंगे तो हमारे पास आ जाएगा रविवार। ऑप्शन नंबर 4 क्या आ जाएगा, रविवार। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारे पास, दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए। श्रृंखला हमारे पास की है, श्रृंखला हमारे पास क्या दी है, 77, 144, 278, 546 और प्रश्नवाचक चिन्ह। अब हमें बताना है कि इसमें क्या आएगा हमारे पास प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर। तो अगर यहाँ हम इस सवाल में थोड़ा सा भी दिमाग लगाते हैं तो हमें दिख रहा है पहली संख्या का हम करेंगे डबल, तो 77 × 2 करेंगे तो हमें मिलेगा 154। 154 में से हम 10 और माइनस कर देंगे तो हमें मिल जाएगा 144। इसी प्रकार 144 में जब हम 2 का गुणा करेंगे तो हमें मिलेगा 288। 288 में जब हम 10 माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 278। ठीक है, फिर 278 में से 2 का करेंगे हम गुणा, ठीक है, तो हमें कितना मिलेगा, 556। 556 में से जब 10 माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 546। अब इसी प्रकार 546 में जब हम 2 का गुणा करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, हमें मिलेगा 1092। कितना मिल जाएगा, हमें मिलेगा 1092। और इसमें से जब हम 10 माइनस करेंगे तो हमें मिल जाएगा 1082। ठीक है, कितना, 1082, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। अब बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारे पास, यदि ए का अर्थ भाग और बी का अर्थ गुणा, सी का अर्थ प्लस और डी का अर्थ माइनस है तो निम्न समीकरण में से किसका परिणाम 338 होगा। ठीक है, अब हमें बताना है किस ऑप्शन का परिणाम 338 होगा। तो यहाँ हम देखते हैं सबसे पहले यहाँ हम देखेंगे इन चारों ऑप्शनों में अक्षरों की जगह हमें चिन्हों को बदलना है। तो जब हम चिन्हों को बदलेंगे तो ऑप्शन नंबर 4, ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। आपको तो क्या है, पेपर में एक एक चिन्हों को बदल के देखना पड़ेगा, लेकिन यहाँ इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 को वेरीफाई करेंगे हम तो सबसे पहले आएगा 32। 32 के बाद है बी का अर्थ यहाँ आ रहा है इंटू करेंगे हम 11 का, 11 के बाद है डी को बदलना है हमें माइनस से, माइनस करेंगे हम 80 का। ठीक है, 80 के बाद है ए को हमें बदलना है भाग से, भाग करेंगे हम 4 का, और 4 के बाद है सी को हमें बदलना है प्लस से, प्लस कर देंगे हम 8 का। तो 32 और 11 जब इनका गुणा करेंगे तो हमें मिलेगा 352। कितना मिलेगा, 352। 80 में जब 4 का भाग लगाएंगे तो हमें मिलेगा 20। ठीक है, और प्लस का 8 यहाँ पर ए हो गया। तो 352 और 8 कुल मिलाकर हो जाएंगे 360। कितने हो गए, 360। उसमें से जब हम 20 और माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 340, यानी कि 340। ऑप्शन नंबर हमारा कितना आ रहा है, 340। अब यहाँ देखने वाली बात ये है, जब हम आगे बढ़े थे तो यहाँ हमारे पास 6 है, इस 6 को हमने 8 लिख लिया है, तो यहाँ हम फिर इसको कर देंगे 6। ठीक है, इसको भी जब हम 6 करेंगे, कितना करेंगे, 6, तो 352 और 6 300 हो जाएगा यहाँ 58। कितना हो जाएगा, 358। 358 में से जब 20 जाएगा तो यहाँ आ जाएगा हमारा 338। इसीलिए आप लोगों से बोलते हैं कि एक एक अक्षरों को बड़े गौर से पेपर में लिखना है, नहीं तो हमारा बिल्कुल सवाल गलत हो जाएगा। यहाँ तो हम समझ रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पेपर में ये दिक्कत आप लोगों के लिए बहुत बड़ी मुसीबत बन सकती है। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारे पास, दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए। श्रृंखला है हमारे पास 281, उसके बाद है 392, फिर है 503, फिर है 614, फिर 725 और फिर है प्रश्नवाचक चिन्ह। अब यहाँ जब हम देखेंगे इनके बीच में अंतर, तो 281 और 392 अंतर आ रहा है 111 का, फिर 392 और 503 इसमें भी अंतर 111 का है, फिर 503 और 614 यहाँ भी अंतर हमारा 111, फिर 614 और 725 यहाँ भी अंतर 111 हमें दिखाई दे रहा है। इन चारों में अंतर 111 है, तो फिर 5वें में 111 अंतर क्यों नहीं होगा हमारा, तो फिर 5वें में भी हमारा 111 अंतर हो जाएगा। तो 725 में जब हम 111 ऐड करेंगे तो हमें मिल जाएगा 836, यानी कि ऑप्शन नंबर 4।
अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, इस प्रश्न में शब्द युग्म हैं जिनका एक दूसरे से एक निश्चित संबंध है, उस युग्म का चयन कीजिए जिसमें समान संबंध नहीं है। ठीक है, यहाँ हमको समान संबंध है वाला नहीं देखना है, अब हमें ये देखना है कि उस युग्म का चयन करना है जिसमें समान संबंध नहीं है। तो पहला हमारा युग्म क्या कह रहा है, ध्वस्त करना यानी कि नष्ट करना, और दूसरा कह रहा है मरम्मत करना। दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। ठीक है, ध्वस्त करना किसी भी चीज़ को ख़त्म करना, और मरम्मत या फिर किसी भी चीज़ को नया करना या शुरुआत करना, तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। तो अब हम देखेंगे दोनों एक दूसरे के अपोजिट किस में नहीं है। तो पहला ऑप्शन है हमारा निंदा करना और प्रशंसा करना। ये दोनों ऑप्शन भी, ये दोनों युग्म जो है ना, ये दोनों युग्म भी एक दूसरे के अपोजिट हैं। ठीक है, अगला है परिणाम और नतीजा। इसका एक ही अर्थ निकल रहा है। ठीक है, इसका क्या हो रहा है, एक ही अर्थ निकल रहा है, परिणाम और नतीजा। फिर तीसरे ऑप्शन में देखेंगे बांधना और मुक्त करना, इसके भी दोनों के अपोजिट हैं। फिर चौथे ऑप्शन में देखेंगे अटल और लचीला, तो इसके भी अपोजिट हैं। लेकिन ऑप्शन नंबर 2 के नतीजा जो निकल रहा है ना, वो हमारा सेम कंडीशन में आ रहा है, लेकिन हमें किस में चाहिए, हमें चाहिए अपोजिट में। तो फिर हमारा ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। अब ऑप्शन नंबर 2 हमारा देखते हैं किस ऑप्शन पर है, तो ऑप्शन नंबर 4 पर है हमारा। ठीक है, तो इसमें भी बड़ा ध्यान रखना है आपको, इस तरीके से आप इसको चेक करेंगे। बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, यदि नीचे दी गई शीट को मोड़कर एक घन बनाया जाए तो एन के विपरीत फलक पर कौन सा अक्षर होगा। एन देखेंगे हमारा किस फलक पर है, एन हमारा तीसरे फलक पर है। ठीक है, तो एन के विपरीत हमेशा रहेगा एम, और ओ के विपरीत रहेगा एल, और जो बचे हैं ना पी और के, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। तो हमें निकालना एन का है, तो एन के विपरीत रहेगा हमारा एम। क्या हो जाएगा विपरीत एम, जब शीट को मोड़कर एक घन बनाया जाता है तब। अब बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारे पास, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर के, एल, ओ और क्यू NORT से एक निश्चित प्रकार से संबंधित हैं। उसी प्रकार HILN, HIL और N KLOQ से संबंधित है। किससे, KLOQ से संबंधित है। तो समान तर्क का अनुसरण करते हुए P, Q, T और B का संबंध किससे होगा। तो इस सवाल में क्या है, इन दोनों जो युग्म है ना, इन दोनों में समान संबंध लगेगा। या तो आप इन दोनों में से किसी भी एक में चेक कर लें, और जो नियम लगेगा वो हम इसमें लगा देते हैं। अगर आप दोनों में नियम चेक करेंगे तो आपका समय बर्बाद होगा। तो सबसे पहले हम पहले वाले में देखते हैं। के का क्रम है 11, एल का क्रम 12, ओ का क्रम 15 और क्यू का क्रम 17, एन का क्रम 14, ओ का 15, आर का 18 और टी का 20। पहले अक्षर की पहले से तुलना करेंगे तो 11 और 3 14, 12 और 3 15, 15 और 3 18 और 17 और 3 20, यानी कि प्लस का 3 हो रहा है। ठीक है, अब जब हम इसमें देखेंगे ना तो इसमें भी हमारा प्लस का 3 होगा। ठीक है, तो अब क्या है +3, पी में जब +3 करेंगे तो पी का क्रम होगा 16, 16 में +3 करेंगे तो आएगा हमारा 19, 19 पे हमारा होता है एस। फिर क्यू, क्यू का क्रम 17, 17 में +3 करेंगे तो 20, 20 पे हमारा होगा टी। फिर है टी, टी का क्रम 20, 20 में +3 करेंगे तो हमारा हो गया 23, 23 पे होता है हमारा डब्लू। भी का क्रम 22, 22 में +3 करेंगे तो हमें मिलेगा 25, 25 पे क्रम होता है बाई का। हमारे पास क्या आ गया, STWY, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हमारा बिल्कुल सही है। इस तरीके से इसको हम हल करेंगे। बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारे पास, एक निश्चित कूट भाषा में, क्या सवाल कर रहा है, एक निश्चित कूट भाषा में M एंड N का अर्थ है MN का बेटा है, M@N का अर्थ है MN का भाई है, $N का अर्थ है MN के पिता हैं, और M#N का अर्थ है MN की माँ है। इसके आधार पर यदि A#B $C@D एंड E है तो E का A से क्या संबंध है, यानी कि E A का कौन है। तो इस सवाल को हल करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, A और B के बीच में संबंध देखेंगे। बीच में चिन्ह है हैज का, तो हैज का मतलब है माँ, तो A हो गई B की माँ, A B की कौन हो गई, माँ।
तो ए को करेंगे माइनस, बीच में लिखेंगे माँ यानी मदर। फिर बी और सी के बीच में संबंध देखेंगे, चिन्ह है हमारा डॉलर का, डॉलर का मतलब है पिता, यानी कि बी सी के पिता हैं, बी हमारे सी के कौन हो गए, पिता, यानी कि फादर। फिर हम देखेंगे सी और डी के बीच में संबंध, बीच में चिन्ह है एट द रेट, एट द रेट का अर्थ है भाई, ठीक है। तो सी डी का भाई है, सी डी का भाई है, तो सी प्लस यहाँ हो गया हमारा ब्रदर। फिर डी और ई के बीच में संबंध देखेंगे हम, बीच में चिन्ह है एंड का, एंड का अर्थ है बेटा, तो डी ई का बेटा है, डी किसका बेटा है, डी ई का बेटा है, तो ई का बेटा है तो डी हो गया प्लस। अब आप ये बताइए, ये दोनों सी और डी आपस में भाई भाई, ठीक है, और सी के पिता कौन है, बी, दोनों भाई भाई हैं, एक पिता हो गए, और डी ई का पुत्र है, तो फिर ई हमारी कौन हो गई, ई हमारी हो गई माँ, ठीक है, यानी कि मदर, और ये दोनों आपस में हो गए पति पत्नी यानी कि हस्बैंड। अब वो हमसे क्या पूछ रहा है, ई का ए से क्या संबंध, ई ए की कौन है, ई ए की पति की माँ, पति की माँ तो कौन हो जाएंगी, सास, कौन हो गई, सास। तो यहाँ ई ए, तो ए ई की कौन हो गई, ए ई की हो गई सास, लेकिन वो हमसे पूछ रहा है ई का ए से संबंध, ई ए की कौन है, तो ई ए की कौन है, ई ए की बहू है, ठीक है, बहू का मतलब बेटे की पत्नी, ऑप्शन नंबर 1। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए। हमारे पास एक श्रृंखला दी है, इस श्रृंखला में हमें बताना है प्रश्नवाचक के स्थान पर क्या आएगा। तो सबसे पहले ये जो अक्षर दिए हैं नाम है, इनके हम वर्णमाला के अनुसार क्रम लिखते हैं और पहले अक्षर की पहले अक्षर से तुलना करेंगे। तो एक्स का क्रम हमारे पास होता है 24, ठीक है, ए का क्रम होता है हमारा 1, डी का क्रम होगा 4, जी का क्रम होगा 7। और अब हम देखेंगे इसमें अंतर हो गया यहाँ 3 का, वर्णमाला हमारी 26 पे ख़त्म, 26 के बाद फिर से पहला अक्षर शुरू, तो यहाँ 3, यहाँ भी 3 और यहाँ भी 3। जब इन तीनों में 3 है तो यहाँ भी 3 आने के कारण 7 में 3 जोड़ने पर हमारा हो गया 10। 10 पे हमारे पास होगा जे, चूँकि जे पहले और दूसरे ऑप्शन में है तो 3 और 4 को हम हटा देंगे। फिर देखेंगे भी का क्रम होता है हमारा 22, बाई का क्रम होगा हमारा 25। फिर है बी का क्रम 2 और है ई का क्रम 5। यहाँ हम देखेंगे अंदर कितना हो गया 3, फिर से यहाँ 3 का अंतर हो गया और यहाँ भी 3 का अंतर हो गया। जब यहाँ 3 का अंतर होगा तो यहाँ हो जाएगा 8, ठीक है। 8 पे अक्षर होता है हमारा एच, हमें किस में दिख रहा है जे और एच ऑप्शन पहले में, तो दूसरे को हम कैंसिल कर देंगे तो पहला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। इस तरीके से इसको हम चेक करेंगे। बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारे पास, 36 दिन बाद रविवार होगा तो आज कौन सा दिन है। अब इस सवाल में हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास 36 है, 36 को हम पूरे सप्ताह में बदल लेंगे। तो सप्ताह हमारे पास, सप्ताह में दिन कितने होते हैं 7, तो 7 का भाग लगाने पर हमारे पास बचेगा 1 शेष। कितना बचेगा, शेषफल 1, यानी कि भाग कितनी बार गया 5 बार। 5 बार मतलब 35, मतलब 5 वीक हमारे पास कंप्लीट हो गए। तो जो आज दिन होगा ना वही हमारा 35वें दिन होगा। अगर आज हमारा सोमवार है तो 35वें दिन भी हमारा सोमवार होगा। और हमें 36वें दिन चाहिए तो 36वें दिन फिर हम 1 दिन आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो 1 दिन एक्स्ट्रा आ रहा है, तो जो दिन आज होगा वही दिन हमारा 35वें दिन भी होगा। 36 दिन बाद रविवार होगा तो आज कौन सा दिन होगा, ठीक है। 36 दिन बाद अगर रविवार है, यहाँ हमारा क्या आ रहा है 36वें दिन रविवार, ठीक है। तो फिर 35वें दिन कौन सा हो जाएगा, 35वें दिन हो जाएगा हमारा शनिवार, क्योंकि 36वें दिन रविवार है तो 35वें दिन हमारा कौन सा आ गया, शनिवार। और जो 35वें दिन हमारा दिन होगा वही हमारा आज का दिन होगा। तो आज हमारा क्या हो जाएगा, आज हमारा हो जाएगा शनिवार, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। इसमें हमें 36 दिन बाद देखना है तो हम देखेंगे हमारे पूरे सप्ताह कंप्लीट कितने हो गए, 35 दिन। मतलब जैसे जो दिन आज होता है ना वही दिन रिपीट हमारा 7 दिन बाद होगा। तो
तो फिर 14 दिन होगा, फिर 21 होगा, फिर 28 होगा, फिर 35 दिन बाद वही दिन रिपीट होगा। तो जो दिन हमारा आज होगा वही दिन हमारा 35 दिन बाद होगा। तो चूंकि हमें 36 दिन बाद निकालना है, वो हमारा दिया है रविवार। तो 36 दिन बाद रविवार दिया है, तो एक दिन पहले आ जाएंगे हम 35वें दिन पर। तो 35वें दिन हमारा शनिवार है। तो फिर हम बैक में उतरेंगे नीचे की तरफ, तो हमारा 35वें दिन अगर शनिवार है तो हमारा फिर आज शनिवार हो जाएगा। इसी के साथ बढ़ेंगे हम अगले प्रश्न और अंतिम प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारे पास, विकल्पों में दी गई उस आकृति को पहचानिए जिसे प्रश्न चिन्ह के स्थान पर रखने पर श्रृंखला तार्किक रूप से पूरी हो जाएगी। यहाँ हमारे पास एक घड़ी दी है, इस घड़ी में यहाँ बज रहे हैं हमारे 12, फिर बज रहे हैं हमारे 3, फिर हमारे 6 और फिर 9। ठीक है, इस तरीके से घूम रही है। तो ये घड़ी हमारी बजा रही है 3, एक घड़ी हमारी अपोजिट हो गई, बजा रही है 6, फिर बजा रही है 9। देखो, पहले बजा रही है 3, दूसरे में 6, तीसरे में 9, तो फिर चौथे में हमारी घड़ी बजाएगी 12। ठीक है, 12 पे दोनों सुइयाँ एक साथ हो जाएंगी। एक साथ हमारे ऑप्शन नंबर 2 में दोनों सुइयाँ हो रही हैं। छोटी सुई यहाँ है और बड़ी सुई यहाँ है। तो फिर हम कहेंगे 25 नंबर के प्रश्न का हमारा ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। इस तरीके से आपको देखना है कौन से प्रश्न का कौन सा उत्तर बिल्कुल सही होगा। ठीक है, आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको कोई भी प्रश्न समझ में नहीं आया है तो कमेंट के माध्यम से हमको बताइए, हम आपको वो प्रश्न दोबारा से और अच्छे तरीके से समझाएंगे। हमारी यही कोशिश है कि आप अच्छे से समझें इसको और आपको पेपर में कोई भी दिक्कत ना आए। ठीक है, अगर आपको कोई भी प्रश्न समझ में नहीं आता है तो आप अपना प्रश्न हमें कमेंट में बताएं। हम कोई भी प्रश्न होगा रीजनिंग का तो वो उसका उत्तर आपको हम देंगे। ठीक है, हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं कल नए वीडियो के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिए।